पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है और इस जीत पर कोलकाता से भोपाल तक जश्न है और झालमुड़ी ट्रेंड कर रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी हैं। राजेंद्र शुक्ल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आज आपने खाने में झालमुड़ी खाई या नहीं खाई, मैं जानना चाहता हूँ। अभी 5 बजे हम लोग भाजपा कार्यालय में सब इकट्ठे हो रहे हैं खुशी मनाने के लिए, तो वहाँ झालमुड़ी खाएंगे भी, आपको भी खिलाएंगे। आप इन नतीजों को कैसे देख रहे हैं, खास तौर से अगर हम पश्चिम बंगाल के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, क्योंकि पहली बार आपकी सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार काम कर रही थी जो अराजकता की प्रतीक बन गई थी। और गुड गवर्नेंस जब तक हमारे देश में हर राज्यों में नहीं होगा, तब तक भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने में जो मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए पश्चिम बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, जहाँ किस प्रकार से ममता बनर्जी की अराजक सरकार को हटाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लोगों को भरोसा भी नहीं होता था कि ये संभव है, क्योंकि वहाँ पे कई इस प्रकार की क्षेत्रीय बातें आ जाती थी। फिर बांग्लादेश का बहुत प्रभाव वहाँ पर रहता था मैंडेट में। तो मैं वास्तव में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क दिया और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में इस प्रकार से जो परिणाम आए हैं, उसमें सिर्फ भाजपा के लोग खुश नहीं हैं, पूरे देश के लोग खुश हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि देश आगे बढ़े और कम से कम जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, उन राज्यों में किसी भी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन जैसी समस्याएं, घुसपैठियों को बाहर करना है और शरणार्थियों को नागरिकता देनी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का विषय है और मिशन है, उसको पूरा करना बहुत आसान होगा। वहाँ भी विकास की किरणें पहुँचेंगी, वहाँ की गरीबी और बेरोज़गारी दूर हो सकेगी। उस दृष्टि से देखा जाए तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए, जब पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जो सुशासन की प्रतीक मानी जाती है, वो उसकी सरकार बनने जा रही है। ये कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक परिदृश्य है या पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो देश के अलग जो बाकी के राज्य हैं खास तौर से उनसे अलग है थोड़ा, क्योंकि वहाँ स्थानीय राजनीति, भाषाई राजनीति और जो क्षेत्रवाद की राजनीति वो ज़्यादा हावी है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी वजह रहीं जिसमें बीजेपी इन सारे पैरामीटर्स पे जो बाकी टीएमसी है या दूसरी जो पार्टियाँ उनको पीछे छोड़ के अपना जो परचम है वो लहरा पाई है? देखिए, इसमें बहुत ही गहराई से भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम मुद्दे जो गलत तरीके से जनादेश प्राप्त करने में टीएमसी कामयाब होती थी, उन पर काम हुआ। और महिला उत्पीड़न, महिला प्रतिनिधि होने के बावजूद महिला उत्पीड़न में जिस तरह से टीएमसी की भूमिका रही है, वो भी बहुत ही महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण और उनके प्रति आक्रोश पैदा करने में भूमिका निभाने का काम हुआ है। और देश में भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से विकास तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उससे भी कंपेयर करने के लिए जब यहाँ अन्य राज्यों के मुकाबले जब वहाँ पे तुलना की जाती थी, तो लोगों को समझ में आता था कि भाई सरकार तो हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए होती है, सरकार तो आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के लिए है। और हम यदि इन चीज़ों में फंसे रहेंगे, भाषावाद और जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर और इमोशंस के आधार पर, कि तो फिर कैसे काम चलेगा। वो तो ये भी कहते थे कि ये हम बंगाली हैं और बाकी जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सब बंगाल के नहीं हैं। तो गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, बंगाली ही बनेगा मुख्यमंत्री। और आज आप देखिए कि बंगाल के जो हमारे उम्मीदवार थे, सब बड़े ऐतिहासिक मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो कुल मिला के सत्ता पे बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने का जो एक इतिहास, पहले कम्युनिस्ट का राज्य था वहाँ, उसके बाद ममता जी ने उनके कुशासन को मुद्दा बना के उनको अपदस्थ किया और फिर बाद में उसी कुशासन में लिप्त हो गई।
तो इसलिए जनता को उनके भरोसे को धक्का लगा और अब इस बार एक तरफा जीत, जितने भी एग्जिट पोल थे सब भाजपा की सरकार बना रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा सीटें आएंगी ये शायद कोई नहीं बता रहा था। तो ये एक तरह से क्लीन स्वीप है और बंगाल की जनता को मैं आपके माध्यम से उनकी सूझबूझ के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। आपने गृह मंत्री जी का जिक्र किया है, ये कहा गया कि इस बार का जो चुनाव बंगाल में हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। वो लगातार करीब 15 दिन तक उन्होंने वहाँ कैंपेनिंग की। हालांकि आपकी रणनीति ज़मीन पर आप लोग काम काफ़ी समय से कर रहे थे, लेकिन इस बार ख़ास तौर से जो अमित शाह की रणनीति थी वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने सारे जो समीकरण थे टीएमसी के या विरोधी पार्टियों के वो सब फेल कर दिए। बिल्कुल सही है, वो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की राजनीति के वो चाणक्य हैं और वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मतदाताओं के अंदर किस प्रकार की मनोस्थिति है। तो वहाँ पर लोगों को ये लगता था जो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डालना चाहते, लेकिन उनके अंदर डर था कि हम वोट डालने जाएंगे, किसी को मालूम पड़ेगा कि हमने उनको वोट नहीं दिया है तो कल फिर हमारा क्या होगा। तो उनके अंदर ये जो डर था उसको समाप्त करने में जो 15 दिन आदरणीय अमित शाह जी ने वहाँ कैंप किया, उन्होंने मतदाताओं का डर समाप्त किया कि निर्भीक हो के आप मतदान करें, किसी बात की चिंता न करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उनका वहाँ पर रहना और वहाँ पर उनका सक्रिय रूप से स्टेशन करना, इसने बंगाल की जनता को निर्भीक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। बस एक आखिरी सवाल मेरा है, असम के जो रिजल्ट्स आए हैं वहाँ भी बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ख़ास तौर से ज़्यादा बेहतर बात यह है कि मोदी जी ने ये बात कही भी थी कि जहाँ उनकी सरकारें होती हैं वहाँ वो रिपीट करते हैं और जहाँ नहीं होती हैं वहाँ हम बना लेते हैं। तो ये असम में भी देखने को मिला है। एक मेरा आखिरी सवाल बिल्कुल, ये तो प्रो इनकम्बेंसी का एक उदाहरण है कि हमारी सरकार वहाँ पर लगातार 2 बार से रही है और ऐसे काम किए हैं कि इस बार और ज़्यादा मतों से जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया है। इसका मतलब कि हम सरकार कुर्सी पर बैठने के लिए सरकार नहीं बनाते, समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए और प्रति राज्य के विकास के लिए हम सरकार बनाते हैं। और 5 साल में जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमको हाथों हाथ लेती है। इसका मतलब कि आसाम में अब भाजपा की सरकार को लोगों ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। राजन शुक्ल जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक।